बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं शशिकला स्वागत करती हूं आप सभी किसान भाई बहनों का। नए साल 2024 में हम प्रवेश कर चुके हैं और हम यही कामना करते हैं कि आप खुश रहें, आपके परिवार खुशहाल रहें और आपकी खेती किसानी पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गौपालक मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से ले सकते हैं लाभ। तिलहन की खेती के लिए अनुदान पर कई सुविधाएं हैं उपलब्ध और कोहड़ा के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद अर्का चंदन। अब समाचार विस्तार से। कृषि पशुपालक एवं सहकारिता विभाग की ओर से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलाई जा रही है। इसमें गव्य विकास निदेशालय रांची जिला के गौपालकों को 2 दुधारू गाय, 10 दुधारू गाय की मिनी डेयरी, हस्तचालित चारा कटर मशीन और बिजली चारा कटर मशीन देने की योजना है। इसमें ST, SC को 75 से 90% और अन्य सभी वर्गों के लाभुकों को 75% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला गव्य विकास कार्यालय में 10 जनवरी 2024 तक आवेदन दे सकते हैं। राज्य के किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के तहत तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र और अन्य उपादान दिया जाएगा। इसमें मैनुअल स्प्रेयर, मैनुअल फार्म यंत्र, रोटावेटर, स्प्रिंकलर सेट, सीड ट्रीटेड ड्रम, जिप्सम, सल्फर, बायो फर्टिलाइजर, PP केमिकल्स और बायो कीटनाशी शामिल हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला आत्मा कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मछली पालक भाइयों, अभी ठंड के मौसम में अपने तालाब में जीरा यानी मछली बीज या मछली अंगुलिकाएं नहीं डालें। इसके अलावा तालाब में चूना और पोटासियम परमैंगनेट डालें। अभी कड़ाके की ठंड है, ऐसी स्थिति में तालाब का पानी अत्यधिक ठंडा हो जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। ऐसे में नवजात मछलियां मरने लगती हैं। इसलिए अभी तालाब में जीरा नहीं डालें, जबकि तालाब में चूना और पोटासियम परमैंगनेट डालने से पानी की गुणवत्ता मछलियों के अनुकूल हो जाती है। कृषक भाइयों, अभी जाड़े का मौसम शुरू होने वाला है, तो अभी पहले तो आप सावधानी ये बरतें, अभी कोई मछली का जीरा या बच्चे को स्टॉक या फिंगरलिंग को स्टॉकिंग ना करें और तालाब में ज़्यादा से ज़्यादा चूने का प्रयोग करें और पोटाशियम परमैंगनेट, जिसे लाल दवाई कहते हैं, उसको बीच बीच में तालाब में डालें, जिससे आपकी तालाब के पानी की गुणवत्ता बनी रहेगी और वो पानी भी स्वस्थ रहेगा, मछलियाँ भी स्वस्थ रहेंगी। लत्तेदार सब्जी फसल कोहड़ा की आगात खेती के लिए जनवरी तक फसल लगाई जा सकती है। किसान भाई कोहड़ा की आगात खेती से अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद CO1, CO2, अर्का चंदन या अर्का सूर्यमुखी लगाएं। कोहड़ा की बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। थाला बनाकर बीज बोएं। प्रति थाला 3 से 5 बीज बोएं। इनमें कतारों के बीच 2.5 से 3 मीटर की दूरी रखें। कोहड़ा के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद CO1, CO2, अर्का चंदन और अर्का सूर्यमुखी की उत्पादन क्षमता औसतन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान दवा छिड़काव के लिए नैपसेक स्प्रेयर नामक कृषि यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। यह पीतल, प्लास्टिक या सफेद चादर का बना होता है। इसमें हवा का दाब नहीं बनता है। दवा छिड़कने के लिए लगातार पंप लीवर को चलाना पड़ता है। इसकी कार्यक्षमता 0.4 हेक्टेयर प्रतिदिन है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री से रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते एक छोटा सा विराम। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है।
इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। किसान भाइयों, आइए हम जानते हैं कि सब्जी फसल में उर्वरक और सिंचाई प्रबंधन हमारे किसान भाई किस प्रकार करें। हमारे किसान भाई खेतों में सब्जी फसल लगाते हैं तो उन्हें उर्वरक और सिंचाई प्रबंधन करने की बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उर्वरक सब्जी की वृद्धि में मदद करता है और सिंचाई मिट्टी में नमी बरकरार रखता है। हमारे किसान भाई उर्वरक और सिंचाई कितनी मात्रा में डालें और क्या क्या उपाय करें, इन बातों की जानकारी लेने के लिए सीधे चलते हैं हमारे विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों, फसलों की बढ़वार और सही उत्पादन में उर्वरकों की अहम भूमिका होती है। झारखंड की ज़मीन जिसमें उर्वरा शक्ति की कमी है, यहाँ हमें उर्वरकों के प्रयोग में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने प्रदेश में आलू, टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियों की खेती होती है। जब हम यहाँ आलू की खेती करते हैं तो हमें उर्वरकों के अनुपात का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आलू की खेती में हमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 120 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर से देने की ज़रूरत है। इससे इसकी पैदावार अच्छी होगी। सर, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि इस मौसम में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं और उसमें कैसे कैसे उर्वरक का प्रयोग किया जा सकता है। किसान भाइयों, अभी ये सीज़न रबी का है। इस रबी के सीज़न में आप बढ़िया ढंग से सब्जी खेती तो करते हैं, लेकिन उसमें उर्वरक का अच्छे ढंग से ध्यान देना ज़रूरी है कि आप जो है अगर ध्यान नहीं देंगे तो उससे उत्पादन पर उसका असर पड़ेगा। तो हमारी ज़मीन में उर्वरक की मात्रा जो है कम है
इसमें खाद की मात्राएं कम रहती हैं, तो हमें ज़्यादा सचेत रहना है, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है यह ज़्यादा उर्वर नहीं है। तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये सीज़न में अभी आलू है, टमाटर है, बैगन है, फूल गोभी, पत्ता गोभी और उसके साथ साथ गाजर, मूली, पालक, इन सब चीज़ों की खेती की जाती है जो हमारे झारखंड में। तो प्रमुखता से अभी आलू की खेती की जा रही है। तो आलू एक ऐसा फसल है जिसमें उत्पादन ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए इसमें उर्वरक की मात्रा भी ज़्यादा लगता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तो लगभग नाइट्रोजन जो है 120 किलोग्राम लगता है और फास्फोरस इसमें 80 किलोग्राम और पोटास 120 किलोग्राम और साथ साथ सल्फर भी इसमें 24 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देते हैं। तो इतना अगर हम उर्वरक की मात्रा वहाँ उपलब्ध करा देते हैं तो हमको लगभग 300 से लेकर के 350 कुंतल उपज प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए आप आलू के लिए ये ध्यान रखें कि आपको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, उसके साथ में 80 किलोग्राम फास्फोरस और साथ साथ उसके में पोटास की मात्रा जो है लगभग 100 किलोग्राम रहना चाहिए। 24 किलोग्राम आपका जो है ये सल्फर की मात्रा रहनी चाहिए। आलू की तरह अन्य सब्जियों में भी यदि हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास की मात्रा सही अनुपात में देने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने से ही उत्पाद की गुणवत्ता तथा पैदावार दोनों ही अच्छी होगी। दूसरा है टमाटर है, बैगन है और साथ साथ जितने फूल गोभी, पत्ता गोभी है, इसके लिए भी उत्पादन में दो तरह से है। एक तो इम्प्रूव वैरायटी है, एक जो है हाइब्रिड है। इम्प्रूव में आप लगभग 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटास। और अगर आप हाइब्रिड करते हैं तो ये जो है जैसे टमाटर है, बैगन है, आप जो है फूल गोभी, पत्ता गोभी, इसमें आपको जब हाइब्रिड करेंगे तो वहाँ 200 किलोग्राम नाइट्रोजन रहेगा, आपको 150 किलोग्राम जो है आपको फास्फोरस रहेगा, 100 किलोग्राम पोटास रहेगा। इस विधि से करते हैं तो आपको उत्पादन का अच्छा लाभ मिलने की संभावना रहेगा। तीसरा ग्रुप आता है कि जिसमें ये गाजर है, मूली है और ये साथ साथ उसमें फ्रेंच बीन है और दूसरे जैसे कि कभी कभी आप लोग जो है खरीफ में भी लगाते हैं, ओल लगाते हैं, अदरक लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की मात्रा सामान्य है तो 100 किलोग्राम और फास्फोरस जो है 60 किलोग्राम और पोटास जो है 50 किलोग्राम। अगर हाइब्रिड के केस में जाते हैं आप यहाँ पर करने के लिए, कुछ जैसे गाजर है या मूली है, तो वहाँ पर आपको ये जो 100 किलोग्राम था वो 200 किलोग्राम हो जाएगा और उसके साथ साथ फास्फोरस की मात्रा आपका जो है लगभग 150 किलोग्राम और पोटास जो है 100 किलोग्राम रह जाता है। और जब आप जो है केवल पालक करेंगे या नेनुआ है, झींगी है और ये आपका कद्दू है, कुमड़ा है, तो यहाँ पर 90 किलोग्राम नाइट्रोजन और 45 किलोग्राम फास्फोरस, 45 किलोग्राम पोटास। लेकिन आपको करेला है, आप जो है खीरा है और झींगी है तो वहाँ 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास। और बोदी है या आपका फ्रेंच बीन है, मटर है, तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ पर ले जाएंगे लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। ये तो रासायनिक उर्वरक की बात थी। तो जब भी रासायनिक उर्वरक देते हैं तो उसमें फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की जो है आपका 1/3 मात्रा, कहीं कहीं पर जो है हाफ देते हैं। और जब उसकी जो है बुआई वाई ख़त्म हो जाती है, निकाई हो जाती है, तो पुनः जो है नाइट्रोजन की मात्रा देते हैं 1/3 और लास्ट में जो है जब आप उसमें फूल आने का टाइम हो जाता है तो वहाँ पर 1/3 की मात्रा दे देते हैं। यदि किसान भाई जैविक खेती करना चाहते हैं तो गोबर खाद के अलावा शस्यगव्य, पंचगव्य तथा कुनापा जला का इस्तेमाल करें। प्राकृतिक खेती में किसान भाई गोबर खाद के साथ बीजामृत, जीवामृत तथा घनामृत के प्रयोग से फसलों में पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रासायनिक उर्वरक से मुक्ति चाहते हैं, अगर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं या नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पर तो रासायनिक उर्वरक नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में आपको ये जो गोबर की खाद दे रहे हैं लगभग 200 कुंतल मतलब 20 टन दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लगभग 100 किलोग्राम नाइट्रोजन तो मिल ही जा रहा है, नाइट्रोजन मिल जा रहा है, फास्फोरस मिल जा रहा है, पोटास मिल जा रहा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, मोलिब्डेनम, सारे पोषक तत्व मिल जा रहे हैं। तो इसके लिए ऑर्गेनिक विधि से जाते हैं तो वहाँ पर आपको
ये सस्यगव्य, पंचगव्य, कुनापा जला के रास्ते से जाएंगे। और बैक्टीरिया भी लगाना चाहते हैं तो जितनी भी आपकी सब्जी है दलहन छोड़ करके, तो वहाँ पर आप जो है एजिटोबैक्टर लगाएंगे जो नाइट्रोजन सपोर्ट करेगा। दूसरा पीएसबी लगाएंगे, फास्फोसॉल्विंग बैक्टीरिया, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया का उपयोग करेंगे। अगर आप नेचुरल फार्मिंग के रास्ते से जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको बीजामृत और उसके बाद जीवामृत, घनामृत के रास्ते से जाएंगे, जिससे आपको न्यूट्रिएंट्स की सपोर्ट मिलेगा। बीजामृत से वह जो है अच्छे जर्मिनेशन होगा। जीवामृत जिसको बोलते हैं 180 लीटर पानी, 10 किलो देसी गाय का गोबर और 10 लीटर देसी गाय का मूत्र और 2 किलोग्राम खराब वाला बेसन, 2 किलो खराब गुड़ और 1 मुट्ठी या 1 किलो बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी। यह जो है बैक्टीरिया बेस पे है। यह जो गोबर खाद होता है उसमें 3 से 4 लाख बैक्टीरिया रहता है 1 ग्राम में। तो यह जो घोल बना लेंगे आप जीवामृत का, इसमें 7400 करोड़ बैक्टीरिया हो जाएगा। यही बैक्टीरिया ही नाइट्रोजन बनाएगा, फास्फोरस बनाएगा, आपका पोटास बनाएगा, सब चीज़ जितना पौधे को चाहिए वो उपलब्ध कराएगा। किसान भाइयों, फसलों की अच्छी बढ़वार में सिंचाई की भूमिका बहुत अहम होती है। इसके लिए भूमि में मौजूद नमी के अनुसार सिंचाई करने की ज़रूरत है। यदि किसान भाई मल्चिंग का प्रयोग करते हैं तो उन्हें वैसे भी कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप जो है इसकी सोइंग करते हैं तो उसी समय मॉइस्चर पता चल जाता है कि ये इससे जर्मिनेट हो जाएगा या नहीं। अगर आपने सोइंग कर दिया है, उसमें लगता है कि पानी की कमी है, तो लगाने के बाद आप जो है तुरंत जो है पानी दें। जैसे आलू लगाते हैं, नमी अगर उसमें बना हुआ है थोड़ा बहुत, तो आप 7 से 8 दिन तक वेट करिए। और अगर उसमें नमी लगता है कि नमी नहीं है तो आप स्प्रिंकलर से दे सकते हैं या फरोल से दे सकते हैं, आप उसका रेनगन से भी दे सकते हैं। तो अभी मौसम तो पानी के लिए उचित है, तो आप जो है बुआई के समय पानी देंगे, निकाई बढ़िया ढंग से हो जाएगा और उसके खरपतवार हट जाएंगे और वह मिट्टी चढ़ जाएगा। उसके बाद पानी देंगे। 10 दिन से आपका 15 दिन के अंतर पर आप समय समय पर उस पर पानी देते जाएंगे। और अगर मल्चिंग कर देंगे तो उससे क्या होगा कि पानी का जो नुकसान होता है इवापोरेट होकर के हवा में चला जाता है, तो वह मल्चिंग के कारण लंबे अवधि तक आपके ज़मीन में नमी बना रहता है। उससे पानी आपका कम टाइम पर लगने की बात नहीं रहेगा। उसकी जो ड्यूरेशन है वह 15 से 20 दिन 25 दिन पे भी आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी। किसान भाई, यदि आप वैज्ञानिकों की अनुशंसा पर सब्जियों की खेती में मात्रा अनुसार उर्वरकों और जैविक खाद का प्रयोग करें तो आप सब्जियों की अच्छी फसल ले सकते हैं और अपनी आमदनी दुगनी से भी ज़्यादा कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारी दूसरी जानकारी है गाय तथा भैंसों में पोषण संबंधित उपाय हमारे किसान भाई किस प्रकार करें। हमारे किसान भाई जिस तरह से खेती किसानी करते हैं उस तरह से पशुपालन भी करते हैं। हम मनुष्यों को जितनी आवश्यकता होती है संतुलित आहार की, विटामिन युक्त भोजन की, उतनी ही जरूरी होती है हमारे पशुधन को भी। हमारे किसान भाई क्या क्या उपाय करें उनके संतुलित आहार के लिए, उनके रख रखाव के लिए, इन तमाम बातों की जानकारी उन्हें होनी बहुत ज़रूरी है। तो देर न करते हुए आइए जानते हैं। धरती पर जितने भी जीव हैं उनका शरीर भोजन की वजह से ही सुचारू रूप से चल पाता है। हर जीव की तरह गाय और भैंसों को भी खाद्य पदार्थ की ज़रूरत होती है। इसी पर इनका स्वास्थ्य टिका होता है और इनके दूध देने की क्षमता निर्भर करती है। अपने झारखंड प्रदेश में बहुत से पशुपालक भाई गौ पालन तथा भैंस पालन कर रहे हैं, अतः उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए तथा उनसे से ज़्यादा दूध उत्पादन लेने के लिए उन्हें संतुलित आहार देने की ज़रूरत है। किसान भाई बहन के पास में पशुधन होता है और खास करके गाय और भैंसें, तो इनके पोषण संबंधित उपाय जो होता है वो किस तरह से उनका ध्यान रखें कि उनको पोषण मिलता रहे, तो किन किन बातों पर खास करके ध्यान देना चाहिए। जैसा हम लोग आज बात कर रहे थे कि पशु उत्पादन में, जैसे दूध के उत्पादन में हमारे जो पोषक तत्वों का है इसका क्या महत्व है और ये कितना अहम भूमिका निभाता है, इस पर अगर हम लोग बात करें
तो किसान भाइयों, जैसा हम सभी जानते हैं कि पशु उत्पादन में, चाहे वो मीट का रहे या मिल्क का रहे, जो भी रहता है, इसमें उत्पादन के क्षेत्र में जो कुल व्यय हमारा पड़ता है उसका करीब 70 से 80%, नहीं तो 70 से 80% हिस्सा जो होता है ना, वो पोषण में खर्च होता है। इसी कारण पोषण के जो प्रबंधन है, इस पर मुख्य रूप से अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर गाय भैंसों की बात लें, जिसे हम दूध उत्पादन की ओर देखते हैं, उसमें तो और ही ज़्यादा अहम भूमिका ये पोषण निभाता है। तो पोषण की अगर हम बात करें तो देखिए, पोषण मुख्य रूप से पूरे पशु उत्पादन को, पूरे पशुओं के उत्पादन का जो साइकिल है उसको ये कंट्रोल करता है। पोषण अगर अच्छा रहे तो हमारे पशुओं में बाढ़ वृद्धि अच्छी होती है, उनके शरीर वृद्धि अच्छी होती है, समय पे ये प्रजनन के लायक हो जाते हैं, समय पे अच्छे, जैसे पाल खिलाना हो तो समय पे हमारी गाय भैंसें पाल खाती हैं, दूध ज़्यादा दिनों तक देती हैं, दूध की उत्पादकता अधिक होती है, प्रतिदिन जो दूध उत्पादन होता है ये अधिक होती है। अगला बार का जो बियान होता है उसमें भी हम जल्दी बियान पाते हैं, प्रजनन में पशु हमारे जल्दी आते हैं, पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस तरह से कहें तो पशु उत्पादन का सबसे केंद्र बिंदु के रूप में रखेंगे तो हमारा पशु पोषण होता है। दुधारू पशुओं में उनके शरीर के भार के अनुसार उन्हें पोषक तत्व देने चाहिए। ऐसा करने से उनका सही विकास हो पाएगा और वे अच्छा उत्पादन दे पाएंगे। गाय भैंसों के लिए उपलब्ध खाद्य सामग्री को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है चारा, जिसमें रेशे युक्त तत्वों की मात्रा 18% से अधिक होती है तथा समस्त पचनीय तत्वों की मात्रा 60% से कम होती है, जबकि दाने में रेशे युक्त तत्वों की मात्रा 18% से कम तथा समस्त पचनीय तत्वों की मात्रा 60% से अधिक होती है। जी हाँ किसान भाइयों, पशु पोषण को अगर हम बात करें तो पशुओं में पोषण हम 2 तरीके से दे सकते हैं। जैसे एक रफेजेस का पार्ट्स होता है और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेट का पार्ट। रफेजेस में हम उस तरह के पोषक तत्वों को रखते हैं जिसमें रेशे की मात्रा 18% से अधिक होती है, और कॉन्सेंट्रेट का जो पार्ट होता है उसमें हम उस तरह के न्यूट्रिएंट्स को रखते हैं, सामग्रियों को रखते हैं जिसमें जो रेशे की मात्रा होती है वो 18% से कम होती है। तो ये जो रफेजेस यानी रेशेदार पदार्थों को कहें और जो कॉन्सेंट्रेट है जो राशन को कहें, तो दोनों मिला के हम एक संतुलित आहार की परिकल्पना करते हैं। संतुलित आहार के बगैर हम पशुओं में उसके क्षमता के अनुसार, उसके जो नस्लीय क्षमता के अनुसार हम उत्पादन नहीं ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर नस्लीय क्षमता के अनुसार उत्पादन लेना है तो निश्चित तौर पे उसका जो डेली का राशन है वो एक संतुलित आहार, बैलेंस राशन होना आवश्यक होता है। बैलेंस राशन का मतलब ये होता है कि उस तरह के राशन या उस तरह के आहार प्रतिदिन का जिसमें एक उचित अनुपात में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स और पानी की मात्रा, अगर इन पोषक तत्वों की मात्रा एक उचित अनुपात में होता है तो उस तरह के राशन को हम लोग संतुलित आहार या संतुलित राशन, बैलेंस राशन कहते हैं। ये बैलेंस राशन की मात्रा एक हिसाब, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, जैसे हम रेशेदार जो रफेजेस हैं और कॉन्सेंट्रेट को मिला के हम प्रतिदिन का एक बैलेंस राशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा हम समझें। जैसे रेशेदार जो पदार्थ हैं, जो न्यूट्रिएंट है, उनको भी हम 2 भाग में बांट लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। खिलाने में पशुओं को अच्छा भी रहता है, वो ज़्यादा पोषक भी होता है और किसानों के लिए भी इकोनॉमिक होता है। पशुपालक भाइयों, नमी के आधार पर चारा को 2 भागों में बांटा गया है, सूखा चारा तथा हरा चारा। सूखा चारा जैसे गेहूं का भूसा, धान का पुआल, बाजरा एवं मक्के की कड़वी आदि की गणना कम गुणवत्ता वाले चारे के रूप में की जाती है, जबकि हरा चारा पशुओं के लिए अधिक पौष्टिक होता है। इसके अलावा हम दूसरा पार्ट जो लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट की बात कर रहे थे। कॉन्सेंट्रेट में भी आप उन तरह के सामग्रियों को मिला सकते हैं जिसमें रेशा की मात्रा 18% से कम है। जैसे उसमें आप सीरियल ग्रेन्स को ले सकते हैं, जो अनाज के ये पे, जैसे मकई दर्रा हो गया, या आप जितने भी अनाज, मकई, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, ये सब आप ले सकते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री बाई प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे व्हीट ब्रान, राइस ब्रान, दाल चुन्नी, या केक्स होते हैं, बहुत सारे दलहन के केक होते हैं, जीएनसी हैं, मस्टर्ड केक्स हैं, तिल केक हैं, इस तरह के चीज़ों को लेते हैं। इसके अलावा उसमें हम मिनरल सही मात्रा में मिलाते हैं। जैसे आप गाय भैंसों की बात करते हैं तो वहाँ पर निश्चित तौर पे मिनरल्स की आवश्यकता बहुत ही बढ़ जाती है। इसके अलावा विटामिन्स की ध्यान रखते हैं। इन सबों को मिला के एक उचित अनुपात में जब हम मिलाते हैं तो ये एक कॉन्सेंट्रेट राशन बनता है, जिसमें हम मुख्य रूप से प्रोटीन की मात्रा को ध्यान पे रख के बनाते हैं। तो दुधारू पशुओं में किसान भाइयों, इसमें 18 से 20% की अगर प्रोटीन की मात्रा रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे तो अलग अलग तरह के फॉर्मुलेशंस डिज़ाइन किए जाते हैं,
पर एक थंब रूल के अनुसार अगर हम किसान भाई आप सब लोगों को सलाह देना चाहेंगे इसमें, वो कि अगर थंब रूल अपनाएं तो आप सीरियल ग्रेन्स में कॉन्सेंट्रेट राशन अगर आप बना रहे हैं तो सीरियल ग्रेन्स की 33% आप सीरियल ग्रेन्स रखें। फैक्ट्री बाई प्रोडक्ट्स जो किसी भी फैक्ट्री के द्वारा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, ये व्हीट ब्रांच या दाल चुन्नी, इस तरह की चीज़ों को आप 33% रखें। इसके अलावा जो केक्स हैं, मतलब खल्ली जो है, आप जो भी खल्ली खाते हैं पशु, उन सब आपके पशु जिसमें भी आप ये महसूस करते हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप सब खल्ली खिला सकते हो। उन सबों को आप 33% की मात्रा रखें। इसके साथ आप 1 से 2% मिनरल की मात्रा ज़रूर रखें। अभी जैसे ठंडा का समय चल रहा है तो आप मिनरल की मात्रा ठंडे के समय में और गर्मी के समय में 2 से 3% भी मिनरल की मात्रा रख सकते हैं। तो इससे पशुओं और थोड़ी आरामदायक स्थिति में रहते हैं और उनकी प्रजनन क्षमता जो है ना, ये बनी रहती है। पशुपालक भाइयों, दुधारू पशुओं से क्षमतानुसार उत्पादन लेने के लिए उनके भोजन में दाने को सम्मिलित करना अति आवश्यक है। दाने के मिश्रण में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे तिलहन, दलहन, उनकी चूर्ण और सभी खल्ली जैसे सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी आदि की खल्ली तथा गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जई, चोकर आदि होते हैं। इसके अलावा इसमें खनिज मिश्रण, नमक तथा विटामिन मिश्रण की भी आवश्यकता होती है। उत्पादन आहार के रूप में जैसे निर्वाह आहार के अलावा अगर उत्पादन देना चाह रहे हैं तो गायों में प्रति 2.5 किलो दूध पर 1 केजी आप दाना मिश्रण रखें और भैंसों में प्रति 3 केजी दूध पर 1 केजी दाना मिश्रण रखें। जैसे उदाहरण स्वरूप कहें तो किसान भाइयों, अगर आपकी गाय 10 केजी दूध दे रही है तो आप निर्वाह आहार के रूप में 1 से 1.5 केजी रखें। इसके अलावा 10 डिवाइडेड बाई 2.5 अगर हम करते हैं 2.5 केजी के हिसाब से तो 4 केजी दाना मिश्रण बनता है। इसका मतलब टोटल दाना मिश्रण की बात करें तो वो 5 से 5.5 केजी आता है। और किसान भाइयों, ये दाना मिश्रण की एक और अगर हम बात करें तो दाना मिश्रण को आप आहार की जो रेशेदार चारा जो आप दे रहे हैं, चारा की गुणवत्ता के अनुसार में इसको आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपके पास दलहनी चारा फसल की मात्रा अच्छी है, मिल रही है, या फिर आप गुणवत्ता युक्त जो हरा चारा मिल रही है, तो आप जो कॉन्सेंट्रेट राशन है, जो दाना मिश्रण की मात्रा है, इसको आप कम भी कर सकते हैं। जैसे ही उसकी गुणवत्ता रहती है आप इसको आधा तक भी ला सकते हैं या निर्वाह आहार तक भी ला सकते हैं। इसमें आपकी जो उत्पादन लाभांश है ये बढ़ेगा, उत्पादन खर्च जो है ना ये कम होगा और आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। इस तरह से यदि हम वैज्ञानिकों की अनुशंसा पर दुधारू पशुओं के चारा और दाने का प्रबंध करेंगे तो निश्चित तौर पर उनसे अधिक मात्रा में दूध उत्पादन ले पाएंगे। इससे एक तरफ तो इन पशुओं को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, पशुपालकों की आमदनी भी बढ़ेगी। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। फटाफट हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए और हमारे कार्यक्रम के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर लिख भेजें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।